नमस्कार दोस्तों। आज हम पौधों के परिवहन में कुछ और विषयों के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लंबी दूरी तक जल का परिवहन, पौधे जल को कैसे अवशोषित करते हैं और पौधों में जल का ऊपर की ओर गमन। लंबी दूरी तक जल का परिवहन। लंबी दूरी तक पदार्थों का परिवहन केवल विसरण द्वारा नहीं हो सकता है। विसरण एक धीमी प्रक्रिया है। यह छोटी दूरी तक अणुओं को पहुंचाने में कारगर है। बड़े एवं जटिल जीवों में बहुआ पदार्थों का परिवहन लंबी दूरी तक होता है। कभी-कभी उत्पादन या अवशोषण एवं संग्रहण के स्थान एक दूसरे से काफी दूर होते हैं, अतः विसरण एवं सक्रिय परिवहन काफी नहीं है। इसीलिए विशिष्ट व्यापक दूरी का परिवहन तंत्र आवश्यक हो जाता है ताकि आवश्यक पदार्थ निश्चित रूप से तीव्र गति से पहुंच सके। जल, खनिज तथा भोजन सामूहिक प्रणाली द्वारा परिवहन करते हैं। सामूहिक या थोक प्रवाह में पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन दो बिंदुओं के बीच दाब की भिन्नता के परिमाण स्वरूप होता है। सामूहिक प्रवाह की एक विशिष्टता है कि पदार्थ चाहे घोल हो या निलंबन नदी के प्रवाह की तरह ही बहता है। यह विसरण से भिन्न होता है, जहां पर भिन्न पदार्थ अपनी सांद्रता प्रवणता के अनुसार स्वतंत्र रूप से परिवहनित किए जाते हैं। थोक प्रवाह को तो घनात्मक जलीय दाब प्रवणता या ऋणात्मक जलीय दाब प्रवणता के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। पदार्थों को पादपों में स्वनहनी उत्तकों के द्वारा थोक या सामूहिक गति को स्थानांतरण कहते हैं। पौधे जल को कैसे अवशोषित करते हैं? इसके दो भिन्न पथ निम्न हैं। पहला है एपोप्लास्ट पथ और दूसरा है सिम्प्लास्ट पथ। एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पथ। एपोप्लास्ट पथ के बारे में जानते हैं। इस चित्र में जो बैंगनी रंग के एरो है वो एपोप्लास्ट पथ को दर्शाते हैं। एपोप्लास्ट निकटवर्ती कोशिका भित्ति का तंत्र है। जड़ों के अंतस्त्वचा में मौजूद कैस्पेरियन पट्टी को छोड़कर पूरे पौधे में फैला रहता है। जल का एपोप्लास्टिक परिवहन केवल अंतरकोशिकीय जगहों और कोशिकाओं की भित्ति में उत्पन्न होता है। एपोप्लास्ट के माध्यम से होने वाले परिवहन कोशिका झिल्ली को पार नहीं करते, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। ये पथ कोशिका झिल्ली को पार नहीं करता है। एपोप्लास्ट जल के परिवहन में कोई भी बाधा नहीं डालता है और जल परिवहन सामूहिक प्रवाह के माध्यम से होता है। जैसे ही जल अंतरकोशिकीय गुहा या वातावरण में वाष्पित होता है, एपोप्लास्ट के सतत जल प्रवाह में तनाव उत्पन्न हो जाता है। अतः असंजक व संशक्तिशीलता के कारण जल का सामूहिक प्रवाह होता है। अब हम पढ़ेंगे सिम्प्लास्ट पथ के बारे में। सिम्प्लास्टिक तंत्र अतः संबंधित जीव द्रव्य का तंत्र है। पड़ोसी कोशिकाएं कोशिका लड़ी से जुड़ी होती है, जो जीव द्रव्य तंतु एक विस्तृत रूप से फैली रहती है। सिम्प्लास्टिक परिवहन में जल कोशिकाओं के जीव द्रव्य के माध्यम से तथा अंतरकोशिकीय परिवहन में ये जीव द्रव्य तंतु के माध्यम से आगे बढ़ता है। सिम्प्लास्टिक परिवहन में कोशिका द्रव्य परिवहन सहायता करता है। कुछ पौधों में अतिरिक्त संरचनाएं जुड़ी होती है जो उन्हें जल एवं खनिजों के अवशोषण में मदद करती है। माइकोराइजा जड़ के साथ फफूंदी का सहजीवी संगठन है। फफूंदी या कवक तंतु नई जड़ों के आसपास नेटवर्क बनाते हैं या फिर वे मूल कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं। कवक तंतु का एक बड़ा व्यापक तल क्षेत्र होता है जो भूमि से खनिज आयन एवं जल के मूल से अधिक मात्रा में अवशोषित कर लेता है। पौधों में जल का ऊपर की ओर गमन। ये दो प्रकार से होता है। पहला मूल दाब और दूसरा
वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव, इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। मूल दाब, जैसे कि मृदा के विभिन्न आयन सक्रियता के साथ जड़ों की संवहनी ऊतकों में परिवहनित होते हैं, तो जल भी इसी प्रक्रिया के अनुसरण अपनी विभव प्रवणता से करता है तथा जाइलम के अंदर दाब बढ़ाता है। ये घनात्मक दाब ही मूल दाब कहलाता है और तने में कम ऊंचाई तक जल को ऊपर भेजने के लिए उत्तरदायी होता है। यह हम कैसे देख सकते हैं? इसके लिए छोटा सा नरम तने वाला पौधा चुनें और जिस दिन वातावरण पर्याप्त आर्द्रता पूर्ण हो, उस दिन प्रातःकाल के समय तने के नीचे क्षैतिज दिशा में तीखे ब्लेड से काट दे। आप जल्द ही देखेंगे कि उस कटे हुए तने पर द्रव की कुछ मात्रा ऊपर की ओर उठती है। ये द्रव सकारात्मक मूल दाब के कारण आता है। यदि आप उस तने में एक रबड़ की पतली नली चढ़ा दें, तो आप वास्तव में सावर की दर माप सकते हैं और स्रावित द्रव के कारकों की संरचना जान सकते हैं। मूल दाब का प्रभाव रात तथा सुबह के समय भी देखा जा सकता है। जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया कम होती है और अतिरिक्त पानी घास के तिनकों से नोक पर विशेष छिद्रों से स्रावित जल बूंदों के रूप में लटकने लगता है। इस प्रकार द्रव के रूप में पानी का क्षय बिंदु स्राव या गटेशन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव, प्राणियों की भांति पौधों में परिसंचरण तंत्र नहीं होता। इसके बावजूद जाइलम के माध्यम से जल का ऊपरी बहाव पर्याप्त उच्च दर से लगभग 15 मीटर प्रति घंटे तक हो सकता है। यह गति कैसे होती है? यह एक पेचीदा सवाल आज तक ही बना हुआ है। पौधों के द्वारा पानी ऊपर की ओर धकेला जाता है या फिर ऊपर से खींचा जाता है। अधिकतर शोधकर्ता सहमत है कि पौधों द्वारा पानी मुख्यतः खींचा जाता है और इसकी संचालन शक्ति पत्तों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया का परिणाम है। इसके जल परिवहन का संयोजन तनाव वाष्पोत्सर्जन खिंचाव मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। पौधों में जल अस्थायी होता है। प्रकाश संश्लेषण एवं वृद्धि के लिए पत्तियों में पहुंचने वाला पानी 1% से भी कम प्रयोग किया जाता है। पानी की अधिकतर मात्रा पत्तियों से रंध्र द्वारा उड़ा दी जाती है। जल की यही क्षति वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। इस वीडियो में हमने सीखा लंबी दूरी तक जल का परिवहन, पौधे जल को कैसे अवशोषित करते हैं और पौधों में जल का ऊपर की ओर गमन। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपीरेशन के बारे में कुछ और बातें और वाष्पोत्सर्जन एवं प्रकाश संश्लेषण एक समझौता। धन्यवाद।